मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपका स्वागत है। आज हम तुगलक वंश के अंतर्गत 5वां चैप्टर पढ़ेंगे और इसमें हम मोहम्मद बिन तुगलक की विदेश नीति के बारे में अध्ययन करेंगे। शुरुआत करते हैं मोहम्मद तुगलक के खुरासान अभियान के साथ। यह अभियान संभवतः 1331 ईस्वी में किए जाने की योजना बनाई गई थी। बेसिकली खुरासान पर अभियान का जो पूरा खाका था, योजना थी, वह योजना ट्रांसआक्शियाना के शासक तर्माशरीन, मिस्र के सुल्तान और मोहम्मद तुगलक की मित्रता का परिणाम था। तीनों एक साथ मिले, उन्होंने चर्चा की और चर्चा करने के बाद में उन्होंने एक योजना बनाई और इस योजना के अनुसार खुरासान के सुल्तान अबू सईद पर आक्रमण करने और उसको विजय प्राप्त करने की योजना उन्होंने बनाई। मोहम्मद तुगलक चूँकि इस योजना का हिस्सा था और इसलिए उसने 3,70,000 घुड़सवारों की एक विशाल सेना इकट्ठी की। चूँकि इतनी बड़ी सेना स्थायी रूप से सल्तनत में नहीं थी, इसलिए बहुत सारे घुड़सवारों की भर्ती की गई और इन घुड़सवारों को इस विशाल अभियान के ऊपर भेजने के लिए तैयारियां की गई। परंतु यह अभियान कभी भी प्रारंभ ही नहीं हो सका, क्योंकि इसी बीच ट्रांसआक्शियाना में राजनीतिक उठापटक हुई और तर्माशरीन को उसके पद से हटा दिया गया और इसलिए जो मित्रता का जो गुट बना था वो गुट छिन्न भिन्न हो गया और इसके परिणाम स्वरूप जो 3,70,000 घुड़सवारों की विशाल सेना मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाई थी, उसका कोई उपयोग अब नहीं रह गया। परिणाम स्वरूप इनमें से बहुत सारे सैनिकों को वापस अपनी सेना से हटा दिया गया। वो बेरोज़गार हो गए। बेरोज़गार होने के साथ साथ उनमें रोज़गार के नए अवसर प्राप्त करने के लिए फिर से प्रयास किए गए, परंतु उन प्रयासों में सफलता नहीं मिली और उन्होंने दूसरे रास्ते लूट मार के अपनाए और राज्य में अराजकता फैल गई। दूसरा, मोहम्मद बिन तुगलक को इन 3,70,000 घुड़सवारों की जो सेना बनाई थी, उस सेना को एक लंबे समय तक वेतन भी देना पड़ा और उसके परिणाम स्वरूप राजकोष पर विपरीत असर पड़ा। तो इस कारण चूँकि योजना केवल कागजों में बनी और कागजों में बनने के बाद सेना का गठन भी हुआ, इससे राजकोष पर आर्थिक हानि हुई और लोगों में बेरोजगारी बढ़ी, लूटमार की प्रवृत्ति बढ़ी और मोहम्मद तुगलक की योजना पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई। 1332 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक ने कराचील पर चढ़ाई की योजना बनाई। कराचील बेसिकली हिमाचल की कुमाऊं पहाड़ियों में स्थित था, जिसे कराचल भी कहा जाता है। और कराचील पर चढ़ाई की योजना सुल्तान उत्तर में चीन के प्रभाव को कम करने के लिए, चीन से अपनी सीमा को सुरक्षित रखने के लिए करना चाहता था और इसलिए उसने अपने भतीजे खुसरो मलिक के नेतृत्व में 10,000 सैनिकों की एक सेना कराचील पर आक्रमण करने के लिए भेजी और उसे स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि केवल कराचील तक ही सीमित रहना है, उसे आगे नहीं बढ़ना है। परंतु खुसरो ने सुल्तान की इस आज्ञा की अवज्ञा की। उसने इस सेना के साथ प्रयाण करते हुए जिद्दा पर अधिकार किया और वहाँ पर अधिकार करने के बाद में उसकी महत्वाकांक्षा इतनी बढ़ गई कि वह सुल्तान के आदेश की अवहेलना करता हुआ तिब्बत की ओर बढ़ गया, जबकि सुल्तान ने स्पष्ट रूप से उसे जिद्दा से आगे नहीं जाने की आज्ञा दी थी। दुर्भाग्य से उस पहाड़ी एरिया में उसी समय वर्षा ऋतु आरंभ हो गई और उसके परिणाम स्वरूप जो स्थिति थी वह स्थिति गंभीर हो गई। सैनिकों में इस वर्षा ऋतु से निपटने के लिए कोई खास व्यवस्था नहीं थी, क्योंकि उनको इतनी आगे जाने का आदेश ही नहीं दिया था, उसकी योजना ही नहीं बनाई गई थी। इसलिए सैनिक बीमार हो गए और वे बीमारी लगभग सारे सैनिकों में फैल गई। साथ ही जो स्थानीय लोग थे, उन स्थानीय लोगों ने भी सुल्तान की सेना को परेशान किया। उनके राशन आदि के
व्यवस्था को तो भंग किया ही, साथ ही वो जगह जगह से पत्थरबाजी करके भी उनको सैनिकों को उसने हानि पहुंचाई। परिणाम ये हुआ कि सुल्तान की सेना को वापस लौटना पड़ा इस विकट परिस्थिति के बीच में ही। परंतु जब तक वो वापस लौटे तब तक अधिकतर सैनिक मारे जा चुके थे। केवल कहा जाता है कि केवल 10 सैनिक जीवित लौटे और यह अभियान भी पूरी तरह से असफल सिद्ध हुआ। सुल्तान का एक और अभियान नगरकोट की विजय के रूप में सामने आया। ये 1337 ईस्वी में संपन्न की गई। नगरकोट का किला पंजाब के कांगड़ा जिले में स्थित था और उस समय ये एक हिंदू शासक के कब्जे में था। माना जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक से पहले किसी भी मुसलमान शासक ने उस पर विजय प्राप्त नहीं की थी। बर्नी भी अपने उल्लेख में यही कहता है और अफीफ भी इसी बात की ताकीद करता है कि कांगड़ा में स्थित यह नगरकोट का किला अभी तक किसी भी मुस्लिम सुल्तान के द्वारा अधिकृत नहीं किया गया था। और संभवतः ऐसी बातें मोहम्मद बिन तुगलक को बहुत प्रेरित करती थी और इसीलिए उसने इस नगरकोट के किले के ऊपर आक्रमण करने की योजना बनाई। सुल्तान ने 1337 ईस्वी में इसके ऊपर आक्रमण किया और आक्रमण करके इस पर विजय प्राप्त कर ली। परंतु पराजित होने के बाद जब हिंदू शासक ने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली तो संभवतः नगरकोट की दुर्गम स्थिति को देखते हुए उस पर विजय स्थायी रूप से बनाए रखने में कठिनाई को देखते हुए और राजा के द्वारा अधीनता स्वीकार कर लेने के बाद मोहम्मद बिन तुगलक ने नगरकोट का किला वापस राजा को लौटा दिया और एक विजयी भाव के साथ दिल्ली प्रस्थान किया। दक्षिण भारत की तरफ भी मोहम्मद बिन तुगलक के कुछ अभियान हुए। जब सागर के सूबेदार गुरशास्प ने विद्रोह किया था तो जब उसको दबाने का मोहम्मद बिन तुगलक ने प्रयास किया तो वह भागकर काम्पिल्ले राज्य की शरण में चला गया था और इस कारण से मोहम्मद बिन तुगलक को काम्पिल्ले के ऊपर आक्रमण करना पड़ा और काम्पिल्ले को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया गया। हालांकि काम्पिल्ले पर विजय प्राप्त कर ली गई और उसे दिल्ली सल्तनत में मिला भी लिया गया, परंतु जो विद्रोही सूबेदार था गुरशास्प उसको पकड़ा नहीं जा सका। वह भागकर द्वार समुद्र में राज्य में चला गया और जहाँ वीर बल्लाल शासन कर रहा था, परंतु गुरशास्प की इस जो विद्रोही प्रभाव के कारण वीर बल्लाल ने उसे पकड़ लिया और पकड़कर शरण देने के बजाय पकड़कर उसे सुल्तान के हवाले कर दिया। साथ ही सुल्तान की शक्तिशाली सेना को देखते हुए स्वयं भी उसने सुल्तान की अधीनता स्वीकार कर ली और सुल्तान ने एक बड़ा हिस्सा द्वार समुद्र का दिल्ली सल्तनत में मिला लिया और कुछ हिस्सा वीर बल्लाल को शासन करने के लिए वापस सौंप दिया। एक और आक्रमण मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा देवगिरी के पास स्थित कोंडाना, जिसे वर्तमान में सिंहगढ़ कहा जाता है, उसके ऊपर किया और ये आक्रमण राजधानी परिवर्तन जब सुल्तान ने दिल्ली से राजधानी परिवर्तित करके देवगिरी अर्थात दौलताबाद की थी उसके बाद किया था। यहाँ पर नाग नायक नामक व्यक्ति का अधिकार इस सिंहगढ़ के ऊपर था। सुल्तान ने आक्रमण करके इसके ऊपर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। जैसा कि पीछे के विभिन्न चैप्टर्स में हमने दिल्ली के सुल्तानों के समय मंगोलों के आक्रमणों का अध्ययन किया है, इस समय भी मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भी मंगोल आक्रमण दिल्ली सल्तनत पर हुआ। हालांकि कुछ विद्वान ये मानते हैं कि जो मंगोल शासक था तर्मासरीन, वह सहायता लेने के लिए दिल्ली की तरफ आया था, परंतु ईशामी जैसे कुछ अन्य विद्वान इसे सही नहीं मानते और ये मानते हैं कि वो
आक्रमण के उद्देश्य से ही वह दिल्ली सल्तनत की सीमा में घुसा था। उस समय तर्मासरीन ट्रांसैक्सियाना का शासक था। विशाल सेना के साथ उसने आक्रमण किया, जैसा कि ईसामी कहता है, और आक्रमण करके वो सीमावर्ती क्षेत्रों को लूटता हुआ मेरठ तक पहुंच गया। और मेरठ में जब वो पहुंचा तब तक सुल्तान उसका सामना करने के लिए तत्पर नहीं था, परंतु यहाँ पहुंचने के बाद उसने जवाबी कार्रवाई की और उसके ऊपर प्रत्याक्रमण करके उसे भागने के लिए मजबूर कर दिया। कहा जाता है कि मंगोलों के ऊपर सुल्तान का प्रत्याक्रमण इतना ज़बरदस्त था, ताकतवर था, कि इसके बाद किसी भी मंगोल सुल्तान ने उसके समय पर दिल्ली के ऊपर आक्रमण करने का साहस नहीं किया। मोहम्मद बिन तुगलक के समय की एक और महत्वपूर्ण घटना है उसका चीन के साथ संबंध। हालांकि जैसे कि हमने कराचल अभियान के समय देखा था, मोहम्मद बिन तुगलक 1332 ईस्वी के आसपास चीन ने तुगलक की सीमावर्ती एरियो में घुसपैठ करने की कोशिश की थी और उसकी सुरक्षा के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कराची जैसे सीमावर्ती प्रदेश थे उन प्रदेशों को अपने प्रभाव में लेने के लिए एक अभियान भी किया था। परंतु बाद में जाकर ऐसा लगता है कि चीन और मोहम्मद बिन तुगलक के संबंध सहानुभूतिपूर्ण हो गए या मित्रतापूर्ण हो गए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि चीन के साथ उसके संबंध थे वो मित्रतापूर्ण थे, क्योंकि हमें कहीं पर भी इनके मध्य सीधे टकराव की जानकारी नहीं मिलती। मित्रतापूर्ण संबंधों के कुछ साक्ष्य हमें अवश्य प्राप्त होते हैं। 1341 ईस्वी में चीनी सम्राट तोगन तिमूर का एक राजदूत उसने भेजा था दिल्ली मोहम्मद बिन तुगलक के पास, और उससे हिमाचल प्रदेश के कुछ बौद्ध मंदिरों के जीर्णोद्धार करने की इजाज़त उसने मांगी थी। अर्थात हिमाचल प्रदेश जो कि सीमावर्ती क्षेत्र था चीन का, वहाँ पर बहुत सारे बौद्ध मंदिर थे जो उचित देखभाल की कमी के कारण जीर्ण शीर्ण हो गए थे। तो चीन के सम्राट ने, चूँकि चीनी सम्राट के यहाँ पे बौद्ध धर्म का प्रभाव था, तो उसने इन बौद्ध मंदिरों के जीर्णोद्धार की आज्ञा मांगी थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने भी अपना एक राजदूत चीन के दरबार में भेजा था और उस राजदूत का नाम था इब्न बतूता, जो 1342 ईस्वी से 1347 ईस्वी तक चीन के राजा के दरबार में रहा। इब्न बतूता प्रसिद्ध विद्वान भी था और ये कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में भी पूछा जाता है कि वह कौन सा विद्वान था जिसे राजदूत बनाकर मोहम्मद बिन तुगलक ने चीन भेजा, या फिर इब्न बतूता को चीन किसके शासनकाल में राजदूत बनाकर भेजा गया। इस प्रकार के कई सारे प्रश्न पूछे जाते हैं इस तथ्य के ऊपर। तो इस प्रकार हमने आज इस चैप्टर में मोहम्मद बिन तुगलक की विदेश नीति का मतलब है कि सल्तनत की सीमा से बाहर उसके जो राज्य थे उन राज्यों के प्रति उसने क्या नीति बनाई, उसका अध्ययन हमने किया। और इसमें ये देखा कि उसके 2 अभियान बहुत ही बुरी तरह से असफल हुए। जो बरनी के जो मोहम्मद बिन तुगलक की असफलताओं में शामिल किए जाते हैं, उन असफलताओं में शामिल हैं एक खुरासान का अभियान और दूसरा कराचिल का अभियान। आशा है आपको ये चैप्टर समझने में सहूलियत होगी। धन्यवाद।